किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सुबह मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से, और इस वक्त हमारे साथ में मोशन एजुकेशन के डायरेक्टर रियल लाइफ जीतू भैया नितिन विजय सर जुड़े हैं कोटा से। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में करते रहेंगे। आपका नाम जीतू भैया जो है, जो रियल लाइफ में तो हमने जीतू भैया को देखा है, रियल लाइफ जीतू भैया आपको कहा जाता है, ये जो कहानी है क्या है सर? वैसे मेरे लिए मुझे पता नहीं था कि मेरा कैरेक्टर कोटा हाँ, फैक्ट्री में जीतू भैया के नाम से करा जाएगा। मेरे बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे आना चालू हुए कि आप जीतू हाँ, भैया, जीतू भैया, जीतू भैया। हाँ, मैं टीवीएफ वगैरह मैंने कभी देखा नहीं था, हाँ, तो मतलब मेरे को आइडिया भी नहीं था ऐसी कोई सीरीज चलती है विच इज वेरी फेमस अमंग यूथ। राइट राइट पर राइट। फिर पता पड़ा कि शुरुआत मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला, पर मुझे लगा ठीक है। बट हाँ, बेसिकली टीवीएफ वालों ने शायद एक सीरीज बनाई कोटा पे लेके, उन्होंने कोटा रिसर्च फैक्ट्री। करी हम्म, कोटा फैक्ट्री। हम्म, और उन्होंने शायद मेरे कैरेक्टर को चूज करना पसंद करा, जो शायद बच्चों से हाँ, ज्यादा अटैच होता है। ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, और मुझे ये बात पता नहीं थी। जब मैंने भी सीरीज देखी और सबने मेरे को बताया कि ऐसा है, तो हम्म, मुझे पता पड़ा कि अच्छा, मेरा कैरेक्टर इसमें निभाया गया है। और खुशी की बात ये थी कि उसको, उस कैरेक्टर को, शायद जो मेरी प्राथमिकता रहती है कि बच्चों से जुड़ा हो और बच्चों का फायदा हो, उसी हाँ, कैरेक्टर को वहां पे निभाया गया है और बहुत हाँ, बखूबी निभाया गया है। हाँ। तो सर के बारे में खास बात ये है कि स्टूडेंट्स के साथ में एक अलग तरीके का लगाव रखते हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखी हो कोटा फैक्ट्री तो आप उसमें जीतू भैया देखें, उसके बाद आप सर के बारे में समझ जाएंगे। वो कैरेक्टर सर से ही इंस्पायर्ड है। आगे बढ़ते हैं सर और आपकी बात करते हैं। आप कोटा में पैदा हुए, कोटा में ही आज इतना बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मोशन एजुकेशन। अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चा ज्यादा एजुकेशन ले लेता है तो अपनी मिट्टी से दूर हो जाता है, मिट्टी की जो खुशबू होती है उससे दूर चला जाता है, किसी और मेट्रो सिटी में चला जाता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है। आपने वहीं से पढ़ाई की, उसके बाद में आईआईटी की, फिर से आप कोटा में आए, आज इतना बड़ा नाम आपका हो गया है। क्या जर्नी रही है, क्या स्ट्रगल रहा है, क्या थॉट्स रहे हैं आपके दिमाग में कि आपको कोटा में रह करके अपने स्टूडेंट्स की, अपने साथियों की मदद करनी है? जब से मैं पढ़ रहा था, तो जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कोटा एक ऐसा शहर था जहाँ पे टीचर्स का काफी सम्मान होता था। हमारे मन राइट में भी बहुत था अच्छे पढ़ाने वालों के लिए। राइट। चाहे वो बंसल सर रहे हो या कोई भी बड़े टीचर्स रहे हो, तो हमारा बहुत सम्मान रहता। तो एक फैसिनेशन जरूर था कि यार टीचर की लाइफ है अच्छी। हाँ, फिर मैं गॉट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी। फिर एक कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती थी कि भाई, एक ही जगह गड्ढा खोदो तो पानी निकल आएगा, बहुत सारी हाँ, जगह गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं। ये हमारी माताजी हमें बचपन से सुनाती है, फोकस रखिए अपना। तो राइट। फर्स्ट ईयर में ही मेरे पिताजी ने, माताजी ने और गुरु ने कहा कि भाई, जो भी आपको बनना है वो आप डिसाइड कर लें हम्म, आज ही, फर्स्ट ईयर में। हम्म, हम्म, फोर्थ ईयर तक नहीं जाना है इस बात को लेके। जो बनना है आज डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज जीआरई कर रहे हैं, फिर जीमैट कर रहे हैं, या अपने और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, जो बनना है। तो मैंने कहा आई शुड ट्राई फॉर टीचरशिप। तो हम्म, पापा ने बोला यार आईआईटी करके टीचरशिप करने का क्या मतलब है। मैंने एक बार हाँ, आप मुझे ट्राई करने दो। तो मैंने केम बैक टू कोटा फॉर 15 to 20 days हॉलीडे इन द हम्म, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो हम्म, मैंने एक कोचिंग संस्थान में पढ़ा के ट्राई करा, उनसे रिक्वेस्ट करके हम्म, कि भाई मेरा फीडबैक कैसा आता है। बट हाँ, बाय द गॉड ग्रेस फर्स्ट ईयर से ही ये बहुत बढ़िया रहा। मतलब बच्चों ने मुझे पसंद करा, क्योंकि मुझे किसी अध्यापक ने कहा था कि आपको ज्ञान होना और हाँ, आपका ज्ञान कोई दूसरा समझ पाना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। राइट ज्ञानी लोग बहुत हैं, पर आप ज्ञान डिलीवर कर पाओ, ये अलग क्वालिटी है। राइट। तो मैंने कहा इसे ट्राई करना चाहिए। ज्ञान तो हम्म, हो जाएगा, आपको 5-10 साल पढ़ाते हुए हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11-12 पढ़ाना है आपको और आपका आईक्यू अगर तेज है तो इट्स अ डिसेंट जॉब। बट हम्म, आपको डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ट्राई करा तो राइट, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो फिर एंथू अपने आप हो गया, और फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी कोचिंग, मतलब टीचर ही बनूंगा। हाँ, तो फिर टीचर बन गए, फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लग गए। और आपको जान के खुशी होगी कि थर्ड ईयर से ही मैंने अपनी वहां पे कोचिंग डाल ली थी, हम्म, वाराणसी में, कोटा पॉइंट के नाम से। अच्छा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वहां पे चलाई, फिर मैं कोटा हाँ, आया। और अपने हाँ, शहर इसलिए आया क्योंकि कोटा से बेहतर पढ़ाने की कोई जगह नहीं है, मक्का राइट मदीना है ये पढ़ाने के लिए। राइट। तो मेरे लिए हालांकि उस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल था, वाराणसी, क्योंकि मैं वहां पे अच्छी अर्निंग भी थी, करीब 700-800 बच्चे मुझसे पढ़ते भी थे। पर मुझे लगा कि माँ बाप के सानिध्य में चलते हैं और ऐसे शहर में चलते हैं जो मक्का मदीना है, जहाँ ज्यादा कुछ बेहतर कर पाएंगे। राइट। कोटा की आपने बात की और खास तौर पर अभी जो मैं आपका जवाब सुन रहा था, आपने सारा फोकस कोटा पर किया। कोटा सिस्टम एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कोटा में एवरेज स्टूडेंट हो या किसी का आईक्यू थोड़ा ठीक ना हो, वो अगर आता है तब भी वो आईआईटी की तरफ चला जाता है, आईआईटी एग्जाम जो है उसको क्लियर कर लेता है। ये एग्जैक्ट कोटा सिस्टम क्या है जिसको कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा सर मैं वही कह रहा हूँ कि कोटा अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे सभी लोग
रियलिटी में चाहे जरूरत मान ले, कोटा की पूरी इकोनॉमी इस पे बेस्ड है, चाहे वो हॉस्टल वाला हो, चाहे वो मैस वाले हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, कोई भी हो, चाहे वो कोचिंग वाले हो, सबको पता है कि जो अतिथि बच्चों के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, यही ईश्वर का काम कर रहे हैं और यही हमारा नाम बढ़ा रहे हैं और यही हमारे लिए सब कुछ है। तो सब लोग दिलो जान से इनके लिए काम करते हैं। पूरे शहर में सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। जो कोटा लोकल के लोग हैं उनके भी, क्योंकि कोटा में ऐसा माहौल था, जैसे अगर आप मेरे को मान लीजिए कि अगर मैं कोटा का नहीं होता तो शायद मेरे फादर पढ़ाने मुझे नहीं भेज पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, पर क्योंकि मैं कोटा का था इसलिए पढ़ पाया। तो कोटा के जितने लोकल लोग हैं उनके भी कईयों के बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माहौल है, पहली बात। राइट। दूसरी बात, बहुत फेयर कंपटीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे दूसरे शहरों का नाम नहीं लेना चाहिए, पर कई जगह कोचिंग को थोड़ा सा वो गुंडागर्दी टाइप भी चली गई है। यहाँ पे कंपटीशन सब संस्थानों में है और वो होना भी चाहिए, पर ये अलग डायरेक्शन में नहीं है। ये इस तरफ है कि नहीं, मतलब कंपटीशन करना है, सबको अपनी क्वालिटी सुधारनी है। क्वालिटी में कंपटीशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। उसने कोटा को बहुत बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है। इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर हैं, एक इकोसिस्टम है। कंपटीशन की वजह से सब निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सुबह 6 बजे क्लास चालू हो जाती है, शहर बंद होता है रात को 9:30 बजे। और सिर्फ क्लासों के सुबह 6 से लेकर, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक? ऐसा कोई शहर नहीं है, पर हमारा शहर ऐसे ही चलता है। और पूरी रात बच्चे पढ़ते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, मंगाते रहते हैं। तो मतलब वो एक अलग ही माहौल है यहाँ पे, माहौल है, पढ़ाकू माहौल है वहां पर। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो हुआ, जो इस साल कोविड-19 आया, कोरोना वायरस की वजह से लाइफ अफेक्ट हुई है, एजुकेशन भी अफेक्ट हुई है, ऐसे टाइम में, जो बदलता टाइम है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मोशन एजुकेशन की बात करूं, आपने खुद को किस तरीके से बदला है और किस तरीके से अब तैयार हैं आप आने वाले वक्त के लिए? पिछले 5-7 साल से ही हम मोशन एजुकेशन में सारे ऑनलाइन, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल थे, तो शिफ्ट करना एज ए टेक्निकली हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं था, क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम इस ऑनलाइन सेगमेंट को कर रहे थे। हम हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स क्लासेस में रिकॉर्ड करा करते थे, तो वो चैलेंज बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो हमने अपने पूरे प्लेटफॉर्म्स बने हुए जहाँ पे बच्चा आके पढ़ लेता है और लाइव क्लासेस में हम उसके पूरे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो बच्चे को पूरी क्लासरूम वाली फील आती है। हमारे सारे लेक्चर्स क्लासरूम के रिकॉर्डेड हैं और लाइव डिस्कशन के लिए हम खुद चले जाते हैं, तो स्टडी मटेरियल पूरा अपलोड हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इसके साथ साथ फिजिकल टच पॉइंट जरूरी होता है, जो भी हम सभी लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा भी घर से बाहर निकलना पता है, चाहता है 12-15 घंटे सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ना। इट्स नॉट दैट इजी। ये भी इससे पढ़ाई हैम्पर नहीं हो रही है, बट इसको बनाए रखना इट्स नॉट दैट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। राइट। तो व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस, कि अगर आप बच्चा 12-15 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ ऑनलाइन में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर लॉन्गर रन मैनेज करना। पर इसके साथ अगर उसे फिजिकल टच पॉइंट मिल जाए, जैसे आने वाले समय के लिए हम कैसे तैयार हैं, आपने सवाल पूछा कि अगर बाय द वे गवर्नमेंट कोई ऐसे भी नियम लाती है कि आप, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को हम पहले कम से कम 25 से 30 घंटे क्लासरूम में बैठाते थे, अब हो सकता है गवर्नमेंट हमको बोले कि आप कम बच्चे भी बिठाइए और जो कॉन्टेक्ट आवर्स रखिए वो मुश्किल से 5 या 6 घंटे पर वीक रखिए। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हम उनको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, पर उनकी डाउट क्लियरेंस, उनके डिस्कशंस वो हम फिजिकल क्लासरूम में करा देंगे, तो बच्चे को मिक्स एंड मैच मिल जाएगा। इस तरीके से आपने तैयारी की होगी? हाँ जी, इस तरीके से तैयारी करी हुई है। और हमने क्लासरूम्स को भी पूरा ऐसे बेंचेस वगैरह को सबको हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मैप कर लिया है, ताकि अगर पहले किसी क्लास में 100 बैठते थे तो अब 30 या 40 ही बैठेंगे। और उन सबको एक ब्लाइंड मॉडल में करेंगे ताकि कॉन्टैक्ट आवर्स कम रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, और साथ ही साथ बच्चे की कोई पढ़ाई में लॉस ना हो और फिजिकल टच भी उसे मिलता रहे। राइट। तो एक सवाल मेरा इसी को लेकर के था, जिसका जवाब अभी आपने दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर जब सिचुएशन नॉर्मल होती है और बच्चे जो हैं कोटा वापस आते हैं, तो क्या तैयारी रहेगी, वो आपने बताई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं आईआईटी, जेईई और नीट को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ 10th क्लास के बाद के स्टूडेंट के लिए। सर आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और सौभाग्यवश अभी 4 दिन पहले ही मैंने इस पे वीडियो बनाया है यूट्यूब पे 40 मिनट्स का, 10th के बाद क्या लूं। मैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं वो जरूर उसको देखें। इट्स 40 मिनट वीडियो, और उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। उसका क्रक्स ये है कि आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है अपने सब्जेक्ट को चूज करने का। मैं इसमें 2-3 मिनट लूंगा आपके, हाँ जी, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है। तो 40 मिनट से क्रक्स ये कि सबसे पहले अपने जीवन से इन्फ्लुएंसर्स हटाइए, कि मैंने अपने दोस्त की वजह से सब्जेक्ट ले लिया, फादर ने बोला इसलिए ले लिया, फादर को भी किसी ने इन्फ्लुएंस कर लिया। इन्फ्लुएंसर्स हटा दीजिए, फैसिनेशन हटा दीजिए। प्रैक्टिकली 3 चीज आपको हटानी है। मन से मिथ हटानी है कि अच्छी परसेंटेज वाले ही साइंस मैथ्स लेते हैं या अच्छी परसेंटेज वाले आर्ट्स नहीं लेते, ये मिथ हटा दीजिए, पहली बात।
दूसरी बात, अपने मन से इन्फ्लुएंसर्स को हटा दीजिए, चाहे वो फादर मदर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनको इन्फ्लुएंस किस जगह कराना है वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड, फैसिनेशन हटा दीजिए कि मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास में भैया रहते हैं जिनके पास लंबी कार है इसलिए, या मेरे पास में एक भैया है जो सीए हैं और उनके पास लंबी कार है, बहुत बड़ा घर है इसलिए। तो फैसिनेशन हटाना है, इन्फ्लुएंसर्स को हटाना है और मिथ हटानी है, ये स्टेप एक अलग हो गई। फिर आप अपने गोल्स को डिसाइड करिए। पूरे देश में अगर जो एनालिसिस कहती है 250 टाइप के कैरियर हैं जिनसे 5000 टाइप की जॉब्स जनरेट होती हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। पर यह भी सच्चाई है कि 10th में आपको 5 सब्जेक्ट ही लेने हैं, पर अगर हम किसी बच्चे से पूछे तो उसे 5 ही चीज नजर आती है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या लॉयर बनना है, या आईएएस सीरियल की तैयारी करनी है, इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आता है। राइट। तो हमें 5 सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं उसका एक तरीका है जो अपन मैनेजमेंट में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो मैंने उस पूरे वीडियो में एक फॉर्मूला बनाया है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ करिए, इंटरेस्ट देखिए, उसमें से अपनी वीकनेस हटा दीजिए, तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कम्युनिकेट अच्छा करता हूं, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज है, मेरा आईक्यू भी अच्छा है, पर मेरी वीकनेस है मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब थ्रेट क्या हो सकती है कि मेरे पिताजी, मेरे अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं पायलट बन सकता हूं, मेरे में वो आईक्यू है, पर थ्रेट ये है कि मेरे पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो मुझे पायलट के लिए नहीं चूज करना चाहिए। राइट, उससे हमारा गोल आ गया कि भाई अच्छा मेरे पास ये गोल है कि मेरा जो आज आईक्यू और जो मेरी सराउंडिंग है उससे मैं गोल क्या क्या, मैं पायलट भी बन सकता हूं, मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर भी बन सकता हूं, मैं हो सकता है सीए भी बन सकता हूं। अब मैं सोचूं कि इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए लेना ज्यादा आसान है, मेरे शहर में कौन सा ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। अगर किसी बच्चे के पास निकल के आया कि उसका आईक्यू और उसका इंटरेस्ट, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों के लिए निकल के आता है, मान लीजिए, और उसके फादर डॉक्टर हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं आप डॉक्टर ही लीजिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग आदमी बैठा हुआ है। राइट। तो ये अपने आप में पूरा प्रोसेस है। मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी में समझाने का प्रयास करा, पर जो भी अगर मुझे सुन रहे हैं और रियलिटी में और 10th के लिए उनके पेरेंट्स अगर है मुझे सुन रहे हैं या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो 40 मिनट का वीडियोस आप जरूर देखिए। वो हंसने हंसाने का वीडियो नहीं है, पर लॉजिकल है पूरा कि कैसे हमें अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो एब्सोल्युटली जो सर ने बताया कि आप वो पूरा वीडियो जाकर के YouTube पर सर्च कर सकते हैं और उसको डिटेल में समझ सकते हैं और अपनों के साथ में शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनकी लाइफ भी थोड़ा सा इजी हो जाए। एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जेई हो या नीट हो, अभी एग्जाम्स पेंडिंग है, तो वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे इस साल, उनके लिए आपकी क्या टिप होगी? पहली बात, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने, आपको 4 महीने का टाइम और मिल गया। आज तक मेरे पूरे करियर में ऐसा बच्चों को चांस नहीं मिला है और शायद आने वाले समय भी नहीं मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ खराब हुआ है, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको समय ज्यादा मिला है। पर 2 बातों का ध्यान रखें, समय ज्यादा मिला है तो ये सभी को मिला है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इस समय का सदुपयोग करके आप वास्तविकता में अपने सिलेक्शन के चांसेस को 2 गुना कर सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन पक्का था तो अपनी रैंक को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो चैलेंज बच्चे इस समय फेस कर रहे हैं कि वो घर पे रह के बोर हो गए हैं, उन्हें लगता है कि हम पढ़ के बोर हो गए, उनके लिए टाइम काटना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि टाइम काटने की बजाय सपने देखिए कि मैं अगर आईआईटी या डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी लाइफस्टाइल क्या होगी, उसके लिए मुझे आज समय मिल रहा है। तो आप ये समझिए जैसे 21 किलोमीटर जब एक मैराथन रेस होती है तो 100 मीटर में बच्चा या धावक जैसे भागता है, ये आपको अगले 50 दिन या 60 दिन वैसे ही भागना है। अगर आप भाग लिए तो आपका सिलेक्शन अगर नहीं होना था तो हो जाएगा, अगर होना था तो अच्छी रैंक से होगा, और ये मौका गंवाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। तो जाते जाते जो एनवी सर हैं, नितिन विजय सर हैं, रियल लाइफ जीतू भैया हैं, वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, ये सवाल मैं हर बड़ी शख्सियत से पूछता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका मोटिवेशन का मंत्र क्या है, क्या रूटीन है, किस तरीके से आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में टेंशन ना आती हो, स्ट्रेस ना आता हो, प्रॉब्लम ना आती हो। तो आई एम श्योर आप भी फेस करते होंगे, लेकिन आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं जिंदगी में? मैं अपने एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, इस पे मैं 2-3 मिनट जरूर बोलूंगा, जो बच्चों के साथ मैं हमेशा फेस करता हूँ। हाँ जी। कि और खुद भी ये काम करता हूँ। जैसे आज से 5-7 साल पहले मैं एक सीरियल आता है, आपको बताओ तो, क्राइम पेट्रोल टीवी हाँ पे, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब मैं जब खाना खाने आता था घर पे तो वो क्राइम पेट्रोल चल रहा होता तो मैं देखने लगता था, तो मेरे को हो गई, तो मैंने महीने 2-3 महीने उसको देखा। बहुत अच्छा बनाते हैं, इट्स वेरी गुड पिक्चराइजेशन। पर 1.5-2 महीने बाद मुझे लगने लगा कि यार मेरे को सब में क्रिमिनल नजर आने लगा है। हाँ। मैंने सोचा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। फिर मैं देखा कि मेरा कंटेंट ऐसा है, रेगुलरली जो मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली 90% 95% लोगों को पता होता है कि क्या खाने से, क्या पीने से उनका पेट खराब होता है, पर 95% लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या देखने से, क्या सुनने से, किसके साथ रहने से उनका मन खराब होता है। राइट। हम आत्मचिंतन नहीं करते हैं। हमें क्या कंटेंट, हम चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, जिससे मिलने से हम डिमोटिवेट होते हो या सुनने से,
या डिप्रेशन में होते हो, कृपया करके ऐसा कोई कंटेंट आप मत देखिए। अच्छे अच्छे लोग की जीवनी पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस देखिए। आज की तारीख में तो यूट्यूब ले लीजिए या इंटरनेट की फैसिलिटी ऐसी ले लीजिए कि आप एक ढूंढोगे बहुत सारे मिलेंगे। तो मोटिवेशन नहीं देना चाहिए। जैसे डल फील करें, सोचे मैं डल फील क्यों कर रहा हूँ, और मोटिवेशनल कंटेंट की तरफ चले जाएं। राइट, दैट इज द रियल थिंग व्हिच आई थिंक कि मुझे करना चाहिए। और कभी अगर लगता है कि डल फील कर रहा हूँ, तो इन कंटेंट के साथ साथ मैं अपने परिवार के साथ बिताए हुए और बच्चों के साथ बिताए हुए, जैसे मैं अपने हर साल बच्चों के साथ टीचर्स डे पे हर बच्चे के साथ फोटो खिंचाता हूँ, चाहे 5000 बच्चे हो तो भी पूरा दिन उसमें निकालता हूँ। और जब भी मैं डल होता हूँ तो उन सबके साथ अपने फोटो देखता हूँ, अच्छे पल देखता हूँ, अपने फैमिली के साथ देखता हूँ, तो सारा डलनेस गायब हो जाती है। तो जाके जीवन के पिछले अच्छे पल हैं उन्हें देखिए, मोटिवेटेड रहिए। और जैसे आपने बोला कि मेरा रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम माय फादर एंड मदर। माय फादर ने, जब मैं मध्यवर्गीय परिवार से था, तो जब मैं 12वीं के साथ सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं ड्रॉपर से, मतलब फर्स्ट ड्रॉप के साथ सिलेक्ट हुआ। तो मैं बता दूं, कई बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं, हालांकि आपने सवाल नहीं पूछा पर बता रहा हूँ, जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। मैंने भी लिया था। तब मेरे फादर ने बोला, बेटा कि अपन कंधे पे हाथ रखा और बोला कि बेटा देख, अपन नॉर्मल मिडिल क्लास से हैं, और तू अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं तेरे को 10-20 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए लगा के अपने जीवन की कमाई से कुछ बिजनेस करा सकता हूँ, बट मेरी पूरी कमाई होगी और वो चलेगा नहीं चलेगा अपने को नहीं पता, पर तू पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा होगा। दोज वर्ड्स आर लाइक मोटिवेशन फॉर मी कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए जीवन में। और ज्ञान ही आपको वास्तविकता में पहचान दिलाता है। तो आई थॉट कि मुझे पढ़ना चाहिए उससे। बिल्कुल सही। और आपसे बात करके मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिली है। और मेरा भी फंडा ये है कि लाइफ में पॉजिटिव कंटेंट जो है आप कंज्यूम करते रहिए, वही आपको लाइफ में आगे लेकर के जाता है। और जब, जो कि अभी आपने कहा कि कंटेंट के साथ में मैं तो बोलता हूँ कि कांटेक्ट जो है आपके, उनको भी एक बार फिल्टर कर लीजिए। कहीं आसपास ऐसा तो कोई नहीं है जो आपको लगातार नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहा है, बार बार आपको ये आपको आपकी कमियां बता रहा है, बार बार आपको बता रहा है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। एक कोट मैं हमेशा अपनी कहानियों में कहता हूँ, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भैया उर्फ नितिन विजय सर उर्फ एनवी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिटेल में हमसे बात करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि ये जो इंटरव्यू है काफी लोगों की, काफी स्टूडेंट्स की, काफी पेरेंट्स की मदद करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।